साथियों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एक नई चीज सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ कानूनी जानकारी लेंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा दहेज से संबंधित जो कानून है। देखिए, कानून बनाए तो इसलिए जाते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए। कोई अपराध करता है, कोई अपराधी होता है तो उसको कानून के द्वारा सजा दी जाती है। तो लेकिन जो दहेज निरोधक कानून है उसका बहुत बार हमने देखा मिसयूज किया जाता है। और अक्सर जो पावर में लोग होते हैं, कहीं जिनकी थोड़ी चलती है, मतलब यूं कहिए कि पुलिस में चलती है, तो वो लोग इसको बड़ा मिसयूज करते हैं। तो इसी तरह के एक मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जो है वो मैसेज दिया है। जो कानून है, कानूनों का दुरुपयोग करने के ऊपर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का फाइन जो है कंप्लेनेंट के ऊपर ठोक दिया। तो चलिए इस केस के तथ्यों को जानते हैं कि ये मामला क्या है। इस मामले को समझते हैं और फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और ये आप SLP नंबर 2520 ऑफ 2017 है, प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे पहले हम स्टोरी को देख लेते हैं। 18/2/2015 को एंगेजमेंट हुई, लड़के लड़की की शादी हुई और 21/3/2015 को शादी हो गई। एंगेजमेंट के बाद शादी 21/3 को। और उदयपुर के अंदर, उदयपुर में ये शादी हुई। कुछ प्लेस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनके नाम याद रखना। उदयपुर के अंदर शादी हुई और 10/10/2015 को, उसी साल, रिस्पोंडेंट नंबर 2 फाइल्ड ए कंप्लेंट एट पुलिस स्टेशन हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा के अंदर जो है लड़की के पिता ने, मतलब जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने कंप्लेंट दर्ज करा दी हिसार हरियाणा के अंदर 498A की। 498A की जो कंप्लेंट दर्ज कराई वो डेटेड 17/10/2015 है और FIR नंबर 19/2015, 498A और 34 के अंदर। इसी दौरान रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक और कंप्लेंट 15/10/2015 को, 5 days आफ्टर द फर्स्ट कंप्लेंट, मतलब एक हिसार में दर्ज करवा दी 17/10/2015 को। और ये रजिस्टर हुई है 17/10/15 को कंप्लेंट। इन्होंने 10/10/15 को कंप्लेंट दी थी। 10/10 को तो हिसार ने कंप्लेंट दे दी, जिसके ऊपर 17/10 को FIR दर्ज हो गई। उसके बाद 10/10 के बाद 15/10 को, 5 दिन बाद, मतलब पहली कंप्लेंट 10 तारीख को दी गई, दूसरी कंप्लेंट 15 तारीख को उदयपुर के अंदर दे दी गई। कंप्लेंट एट द पुलिस स्टेशन उदयपुर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान ऑन द सेम सेट ऑफ एलिगेशंस। मतलब सेम वही चीजें जो पहले वाली कंप्लेंट में थी, वही उन्हीं एलिगेशंस के आधार पर एक दूसरी कंप्लेंट दी और वहां उदयपुर के अंदर भी एक मुकदमा दर्ज करवा दिया 1/11/2015 को। FIR नंबर 1/11/2015, 498 वगैरह का। तो पहली FIR 2019 नंबर है। उसके बाद जो है उन्होंने, ये फैक्ट्स हैं इसके अंदर, जो है सारे घर वालों को, जो कि अक्सर जो है ना लोग बनाते हैं, सभी को पार्टी बना लिया, सभी के खिलाफ ये दायर कर दी गई। और उस हिसार के अंदर जो ऑफेंस की कंप्लेंट दर्ज हुई थी, FIR, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ली, केस रजिस्टर हुआ और ये केस चला। इस केस के चलने के दौरान जो दूसरी FIR थी, हिसार में केस चल रहा है, दूसरी FIR राजस्थान में जो दर्ज हो चुकी थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चन की पिटीशन लाई है 482 CRPC के तहत। लेकिन जो है वो क्वेश्चन की पिटीशन जो है हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी, इन ग्राउंड पे कि यहाँ पे जो FIR दर्ज हुई है वो पहले हो गई है, मतलब यहाँ पे, और वहां पे बाद में दर्ज हुई है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैक्ट्स को यहाँ पे एलिबरेट किया है। अब उन फैक्ट्स को, उन डेट्स को देखना बहुत जरूरी है। प्रियूजल ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑर्डर, दिस कोर्ट फर्दर रिकॉर्ड्स दैट, चलिए कहाँ है, यस, हाँ। अब जो हिसार में केस दर्ज हुआ, उस केस के अंदर चलान पेश हो गया। चलान पेश होने के बाद वो गवाहियों पे लगा। उसमें ASI शीला देवी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PW1 पेश हुई और PW2 जो है कांस्टेबल राजाराम पेश हुए, DSP PW3 पेश हुए और उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर मान्य देवी PW4 पेश हुई। और उसके बाद चलान पेश करके इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया। ट्रायल कोर्ट ने जो फर्दर लिखा हिसार वाले केस में, जहां पे वो बरी हो गए,
ट्रायल कोर्ट ने लिखा कि उन्होंने कंप्लेनेंट को बुलाने के लिए और विक्टिम को बुलाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत बार सम्मन्स भेजे, लेकिन ना तो कंप्लेनेंट और ना विक्टिम, मतलब ना लड़की और ना लड़की का पिता, दोनों में से कोई भी हाजिर नहीं हुए। और इसके बाद प्रोसिक्यूशन के पास जो गवाह थे उनको रिकॉर्ड किया गया, 313 की स्टेटमेंट हुई, लेकिन उन सारी जो तथ्य आए थे, क्योंकि कंप्लेनेंट पेश ही नहीं हुआ, विक्टिम पेश ही नहीं हो रहे हैं, तो उसको उनको बरी कर दिया गया। अब मामला कहाँ उलझता है, मामला कहाँ बनता है कि दूसरी जो एफआईआर थी वो दूसरे स्टेट में दर्ज थी सेम एलिगेशंस के ऊपर। उस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए वो हाई कोर्ट में पहुंचे, हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को यहाँ पे ब्रीफ किया है। The following admitted dates would be relevant to upset the finding of the High Court that the complaint at Udaipur was prior in time or not. भाई उदयपुर वाली कंप्लेंट पहले हुई थी या हिसार वाली कंप्लेंट पहले हुई थी? यहाँ पे कंप्लेंट एट हिसार इज डेटेड 10/1/2025। हिसार में कब है? 10/10/2025। मैं शायद 10/1 बोल गया। कंप्लेंट एट उदयपुर इज डेटेड 15/10/15। तो कौन सी पहले दर्ज हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सी कंप्लेंट पहले दी गई। हिसार वाली ना 10/10 को है, ये दूसरी कब है? 15/10 को। एफआईआर हिसार में रजिस्टर्ड हुई 17/10 को। एफआईआर रजिस्टर्ड उदयपुर में कब हुई? 1/11 को। तो पहले कौन सा मामला? भाई जहां पे पहले दर्ज हो चुका ऑफेंस तो वही तो चलेगा ना। ऐसा थोड़ा ही ना कि आपने वहां भी एफआईआर दर्ज, इसको डबल जियोपार्डी बोलते हैं कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार या दो केसेस नहीं चलाए जा सकते, 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता 2 अलग अलग कोर्ट्स के अंदर। तो ये कंक्लूजन निकल के आया और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऑन व्हाट बेसिस हाई कोर्ट रिकॉर्डेड द फाइंडिंग दैट द कंप्लेंट एट उदयपुर वाज प्रायर इन पॉइंट ऑफ टाइम। हाई कोर्ट ने किस आधार पर ये कह दिया कि उदयपुर वाली कंप्लेंट पहले हुई थी? उदयपुर वाली तो जो है कंप्लेंट जो दी गई थी वो 15/10 को दी गई थी, हिसार में 10/10 को दे दी, 10 अक्टूबर को। हिसार के अंदर एफआईआर 17/10 को रजिस्टर हो चुकी है, उदयपुर में एफआईआर 1/11 को रजिस्टर हो रही है। तो प्रायर इन टाइम कौन से है? हिसार वाली। और हिसार वाली कंप्लेंट में वो लोग पेश नहीं हुए, एविडेंस नहीं दिया, तो एविडेंस नहीं दिया तो उनको बरी कर दिया गया। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज एज रिकॉर्डेड अबव, we are of the view that the respondent number 2 and 3 had been misusing their official positions by lodging complaints one after the other. Further, their conduct of neither appearing before the trial court at Hisar nor withdrawing their complaint at Hisar would show that their only intention was to harass the appellant by first making him face a trial at Hisar and then again at Udaipur. It would also be relevant to note that the appellant had been arrested and thereafter granted bail. And now before this court, the respondent number 2 and 3 have been vainly opposing the question of the FIR. ये जो सारा मामला इन्होंने अपनी जो है पद का दुरुपयोग किया। ये जो कंप्लेनेंट और जो विक्टिम है, ये पुलिस महकमे के अंदर इनकी जॉब थी कि पहले इनको यहाँ पे जो है ना हिसार में रगड़ो और फिर उसके बाद उदयपुर के अंदर रगड़ो। तो ये रगड़ाई जो थी ये उल्टी भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स को नोटिस कर लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो रेलेवेंट जजमेंट है, in view of the above, the appeal is allowed. The impugned order passed by the High Court is quashed and the impugned proceeding registered FIR number 156 so and so Udaipur is quashed with cost of rupees 5 lakh। 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ कॉस्ट लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, which shall be deposited with the registry of this court within 4 weeks। और इसमें से 50% जो है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के उसमें जाएगा और रिमेनिंग 50% जो है अपीलांट के खाते में जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी जजमेंट है। 19 अप्रैल 2024 का एक जजमेंट है। और कई सारे केसेस में कई बार आप देखते हैं लोग जो है मानते नहीं है, जगह जगह केस दर्ज कर देते हैं, झूठे भी होते हैं उनमें से। तो एक अच्छा डिसीजन मैं मानता हूं कि जो लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जो लोग मतलब कानून को मजाक समझते हैं, जो लोग दूसरे को परेशान करने के लिए जो है ना झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं, इस तरह के निर्णय में मतलब मेरा ये
कहिए कि इच्छा रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और भी आने चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। आज की बातचीत यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। किसी विषय पर आप कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।